आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है बोर्ड का, जो रिसेंटली लेटेस्ट अपडेट किया गया है सीबीएसई की साइट पे, आप जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन पेपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो एनसीटी मतलब जो आपका सीबीएसई है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पेपर तैयार करती है, उन्होंने ही ये सैम्पल पेपर भी तैयार किया है जो कि क्लास 12th का है और बिल्कुल लेटेस्ट 2023 के लिए है। तो यहाँ पर जो आपको ये सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा एज इट इज़ जो पैटर्न है आपको आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो मिलेगा ना, जहाँ भी सेंटर पे आप देने जाओगे सेम मिलने वाला है। तो पैटर्न में तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ सकते। और रही बात क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल कॉपी पर लिख कर आंसर भी आपको बताऊँगी, और आंसर भी इस तरीके से कि जिस नंबर का क्वेश्चन है उसी तरीके से आंसर कैसे लिखना है, कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना मटेरियल लिखना है और कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, ये सारा कुछ मैं आपको अभी ये पूरा सैम्पल पेपर कॉपी पर सॉल्व करके दिखाऊंगी। फिलहाल आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। इसके जो सामान्य निर्देश है कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, तो आपके 12th बोर्ड का पेपर भी ऐसा ही आने वाला है। 30 क्वेश्चन वहाँ पर भी दिए जाएंगे। 12 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, फिर 13 से 18 2 मार्क्स के होंगे, फिर 19 से 23 जो है वो 4 मार्क्स के होंगे, फिर 24 और 26 जो गद्यांश दिया जाएगा, कार्टून और मानचित्र दिया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि 27 से 30 तक 6-6 नंबर के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो जो 6 अंकों के प्रश्न होंगे उनमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, मतलब अथवा में भी दिया जाएगा। लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं अभी आपको पूरा ये सैम्पल पेपर सॉल्व करके बताऊंगी। और इतना ही नहीं, इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको आंसर का मटीरियल जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर ये जो 12 नंबर की MCQ है इसे छोड़कर बाकी जो भी आगे का है ना, जो 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 नंबर, इन सबको मैं आपको कॉपी पर बिल्कुल सॉल्व करके बताऊंगी अभी विद आंसर। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। तो ये तो एक नंबर वाले क्वेश्चन है MCQ, जो आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसके बाद ये 12 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क के होंगे, इसको स्किप करते हैं। और फिर देखिएगा कि यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जी, 2 अंकीय प्रश्न। तो ये जो 2 अंकीय प्रश्न है कि सोवियत संघ में विघटन के बाद की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या उपाय किया गया, उदाहरण भी लिखिए। तो मैं पूरा आंसर आपको अब कॉपी पर करके दिखाऊंगी। और ये क्वेश्चन फिर ये जो 14th क्वेश्चन है कि पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ये भी। और फिर योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में 2 अंतर बताइए। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक बार इन क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं कॉपी पर ये क्वेश्चन भी प्लस इसके जो आंसर होंगे वो साथ ही साथ अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो चलिए एक नज़र देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्योंकि 12 जो क्वेश्चन है वो MCQ हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि MCQ तो देखो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, उसके ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम आए। लेकिन जो ये 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं या 5 और 6 वाले, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। अगर आप देखोगे सैम्पल पेपर में, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए गए, उदाहरण सहित बताना है आपको। तो क्या क्या सुधार किया गया, सोवियत संघ जब टूट गया था आपको पता है 1991 में, तो उसके बाद सुधार क्या क्या किए जाए। तो ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 सुधार यानी 2 पॉइंट बताने होंगे। तो यहाँ पर 1 पॉइंट तो ये हो गया कि अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया, दूसरा सैन्य खर्चे को कम किया गया, जो कि सोवियत संघ जब विघटन नहीं हुआ था उससे पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसे ही आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अर्थव्यवस्था में बहुत से सुधार किए गए और विकास के लिए काम किया गया। सैन्य खर्चे को सेना पर ज़्यादा खर्चे ना करके जनता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे।
अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन 2 में ही आए, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें, कि जो पंजाब समझौता हुआ था उस पर कौन कौन सी 2 चीज़ें शामिल की गई थी। तो पहली चीज़ तो ये थी कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब दोनों की सिमिलर राजधानी है चंडीगढ़, और फिर जब पंजाब समझौता हुआ तो उसमें ये बात कही गई कि ज़्यादा जो है वो पंजाब का चंडीगढ़ पर होगा। तो ये हक हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या कहा गया इस समझौते में, कि सीमा विवाद को सुलझाया गया, कि जो भी बाउंड्री से रिलेटेड प्रॉब्लम थी ना पंजाब की, तो जो भी विवाद और युद्ध था उसे सुलझाया गया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो ये 2 प्रावधान जो हैं पंजाब समझौते के, ये आप डेफिनेटली याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न 3 कहता है कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में 2 अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में डिफरेंसेस क्या हैं ये बताना है। सिमिलैरिटीज़ तो आप बता ही सकते हैं कि दोनों ही जो है वो विकास के लिए काम करता है, लेकिन जब बात करते हैं डिफरेंस की, तो जो योजना आयोग है वो देश के लिए अच्छी और विकासशील योजना बनाता है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद जो देश के नागरिकों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करता है। मतलब ये इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक तापमान को कम करने के लिए आप कौन से 2 प्रयास करेंगे। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ऐसे जनरल क्वेश्चन भी आपको देखने को पॉलिटिकल के पेपर में मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर के ही हैं। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर में ठीक से आंसर नहीं करा पाएंगे, इसलिए यहाँ कॉपी में आपको अच्छे से सारे आंसर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 2 प्रयास बताओ या फिर 2 उपाय बताओ जिससे आप क्या करोगे, वैश्विक तापमान को कम करोगे। तो नंबर 1 वायु प्रदूषण को कम कर दो, क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से ही तो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। तो वायु प्रदूषण कम करें, प्रदूषण ना करें, जितना हो सके गाड़ियों में से निकलने वाले धुएं को कम करने की कोशिश करें। और सेकंड क्या है, पर्यावरण को बचाना, कि जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है हमारा, पेड़ वगैरह कटते जा रहे हैं, इसको हम बढ़ावा दें, पर्यावरण को बचाएं और जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण में जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है वो कंट्रोल कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 5 कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं देश के अंदर, जो हमारे क्षेत्र होते हैं, जैसे स्टेट वाइज अगर बात कर ले, पंजाब है, हरियाणा है, सिक्किम है, तेलंगाना है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, तो इनके अंदर जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो किस लिए आती है, किन कारणों से आती हैं। क्यों वो चाहते हैं कि हम पे ज़्यादा पावर हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। तो पहला तो है शक्ति हथियाना, कि वो ये चाहते हैं कि क्षेत्रवाद से ना हम शक्ति हथिया लेंगे और पावरफुल बन जाएंगे। दूसरा रीज़न है नए राष्ट्र की इच्छा रखना, कि कुछ जो स्टेट हैं जो खुद में काफ़ी बड़े हैं, उनको लगता है कि हम ही ये स्टेट बन जाएं, हम ही ये बड़ा जो है राज्य बन जाएं, या फिर एक नया देश बन जाएं। जैसे कि आपको पता है विभाजन हुआ था हमारा 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का। तो इस तरीके से जो बाउंड्री पे स्टेट्स आते हैं या एरिया आते हैं, कई बार वो क्या होते हैं, खुद को अलग करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये 2 रीज़न हैं इनके अलग होने की कोशिश करने के। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए कि दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय राजनीति में क्या मुख्य योगदान था। तो इस तरीके से ना आपको इस बार जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे कि पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो फेमस चेहरे हैं, उनको लेकर प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय आपके पॉलिटी पेपर में ज़रूर देखिए, देखने को मिल सकता है, आपके है सिलेबस में ये नाम। तो इन्होंने भारतीय राजनीति में क्या क्या काम किया वो आपको बताना है। तो पहली चीज़ तो इन्होंने मानवता पर बल दिया था, तो उसको ध्यान रखिएगा कि मानवता पर बल, मानवतावाद क्या होता है, इंसान इंसान के काम आएगा, इस चीज़ पर वो बेसिकली बात करते थे कि उन्होंने मानवतावाद पर अधिक बल दिया और जनता के हितों के लिए काम किया कि जनता को आगे किस तरीके से ले जाया जाए। सेकेंडली उन्होंने ना NGOs जो होते हैं, तो स्वयं सेवक संघ के वो एक सदस्य भी थे, मेंबर भी थे, जो खुद बिना किसी पैसे लिए जनता के लिए काम करते थे। तो उन्होंने वैश्विक तापमान को कम करने के लिए भी काम किया, मतलब जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने के लिए भी काम उन्होंने किया। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने आपको किस हिसाब से 2-2 नंबर के क्वेश्चन लिखने चाहिए ये बता दिया है। अब देखते हैं 4 नंबर की जो क्वेश्चन है उनके आंसर किस तरीके से किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आधा पेज भरना अनिवार्य है, और 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप पूरा पेज भर कर आएंगे। यानी जो 4
पॉइंट्स है उसको लिखकर एक्सप्लेन करेंगे तो 1 पेज डेफिनेटली भर ही जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की विदेश नीति किन तत्वों पर आधारित है, किन्हीं 4 की व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन ही कह रहा है कि किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या करो। मैं भी आपको वही बता रही हूँ कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना उसमें 4 पॉइंट्स अगर नहीं भी वो कह रहे हैं ना लिखने को तो भी आप लिख कर आइए। तो अब चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि भारत की विदेश नीति में कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है यहाँ पर वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, कि जो इंडिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से दूसरे की हेल्प करता है और आगे बढ़ने के लिए काम करता है। सेकंड है गुटनिरपेक्षता, कि ये किसी भी एक देश की साइड ज़्यादा नहीं झुकता है बल्कि सभी देशों से गुटनिरपेक्ष बनकर काम करता है, सभी के लिए इक्वली उसका नज़रिया है। इस चीज़ को यहाँ पर बताया जाएगा। फिर जो सेकेंडली है थर्ड चीज़ है वो है वसुदेव कुटुंबकम, कि हमारा देश ऐसा है जो अदर देशों से भी अगर शरणार्थी आते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें शरण देते हैं। तो ये भी जो है भारत की काफ़ी अच्छी विदेश नीति है। उसके बाद लास्ट में आप पंचशील जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर किया गया था उसको यहाँ पर लिख सकते हो। उसमें बताया गया था, इसमें 5 बातें और ऐड हो जाएंगी, इस पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान करता है, आपसी आक्रमण नहीं करता, एक दूसरे से आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप करता है, मतलब अगर किसी देश के इंटरनली मामला है तो उसमें भारत इंटरफेयर नहीं करता, समानता और पारस्परिक लाभ के लिए काम करता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो इनमें से जो भी पॉइंट्स आपको याद रहें पेपर में आप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेला क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है कि भारत का जो पंचशील सिद्धांत है वो क्या है, तो ये 5 बातें आप वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो भारत इन 5 सिद्धांतों पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीति में समाजवाद के क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान था। अभी हमने जो ऊपर दीनदयाल उपाध्याय देखा, अब राम मनोहर लोहिया का भी देख लेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो पहला तो ये समाजवाद के प्रचारक थे, यानी कि गरीबों के लिए काम करते थे। ये राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद का अधिक प्रचार किया और समाज के हित के लिए काम किया, क्योंकि पूंजीवादी लोग जो है ना वो लाभ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और समाजवादी लोग जनता के कल्याण पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि समानता और जन कल्याण पर बल दिया, यानी सबके साथ समान व्यवहार करना और आगे लेके जाना। फिर संगठनों की अध्यक्षता की उन्होंने, कई तरह के संगठन थे जिसकी जिम्मेदारियां ली। और फिर व्यक्तित्व विकास की बात पर भी बल दिया इन्होंने कि हर एक व्यक्ति का विकास जो है देश के अंदर होना ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स आप इनके योगदान के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व राजनीति में परिषद जो है हमारा, सुरक्षा परिषद जो है उसका क्या महत्व है। तो सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन आना डेफिनेटली कंफर्म्ड है, आना ही आना है क्वेश्चन, चाहे किसी भी तरीके से आए, चाहे 2 नंबर में, 5 में या 6 में भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर में है तो हम 4 पॉइंट्स एटलीस्ट इसके दे लेंगे। तो पहला तो क्या है, सुरक्षा परिषद नाम से ही पता चल रहा है कि सुरक्षा के लिए काम करेगा। तो पहला तो क्या है काम इसका, शांति बनाए रखना। अब पेपर में चाहे सुरक्षा परिषद का काम आ जाए, विशेषताएं आ जाए, महत्वपूर्ण आ जाए, सारी चीज़ें एक ही हैं, पॉइंट्स आपको सेम लिखने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कितना भी घुमाए आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। तो शांति बनाए रखना एक काम हो गया, इस आदेशों के बीच में शांति बनाए रखे, युद्ध ना हो और शांति से ही सारा मामला जो है वो सुलझा दिया जाए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया जाएगा कि लोगों की जो सुरक्षा के लिए काम करना, कि किसी भी इंटरनेशनली देशों में जो है लड़ाइयाँ ना हो जाएं। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, कि इंटरनेशनली जो देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सके। और क्या है, विश्व सुरक्षा और शांति के लिए काम करना, कि पूरे विश्व में जो है वो एक तरह की सुरक्षा जो है वो बनी रहे। तो ये 4 पॉइंट्स आप सुरक्षा परिषद के जरूर से ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद राष्ट्रकुल देशों में व्याप्त तनाव का वर्णन कीजिए। कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तो जो नए नए राष्ट्र बने, नए नए देश बने, तो उनमें कहीं ना कहीं तनाव, संघर्ष, प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको ज़रूर बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तर यह बन जाएगा कि जो नए देश थे तो नए देशों का उभरना, तो नए देशों का उभरना अपने आप में ही क्या हो जाता है, संघर्ष या तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। ये समझ
समझ लो कि एक बड़ा देश टूट कर नए नए देश बन रहे हैं, तो वहाँ पर संघर्ष होना तो लाजमी है ही। नेक्स्ट जो है पूंजीवाद की पहल, कि देखो सोवियत संघ जो था हमारा वो समाजवाद था, लेकिन जब वहाँ से देश टूटे तो कुछ देशों ने क्या किया, पूंजीवाद वो भी अपनाने की कोशिश की। तो वहाँ पर पूंजीवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव या इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। फिर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी कि जो नए नए देश बने थे वो किस तरीके से अपना निर्माण करें। एक नए देश का संविधान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, संघात्मक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं कि नया देश बनता है तो उनके सामने आती हैं। विकास करने के लिए उन्हें कई सारी नीतियाँ अपनानी थी, तो इससे भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि कैसी नीति अपनाई जाए कि देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण वर्तमान में किस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बना हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है ये कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो आज के टाइम में किस प्रक्रिया से, मतलब या किस तरीके से जो हमारी आज की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको विकास का इंजन बना हुआ है या फिर योगदान दे रही है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर आप डाल दीजिए ई कॉमर्स। कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके मामले में जो हमारा इंटरनेट है क्या कर रहा है, वो ई कॉमर्स, ग्लोबलाइजेशन जो है, ई कॉमर्स का मतलब हो गया ये जो आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं अदर देशों की चीज़ें भी हम यहाँ पर खरीद सकते हैं, या इंडिया भी अपनी चीज़ कहीं और बेच सकता है। तो ई कॉमर्स में ये सारी चीज़ें जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, ऐसे और भी जो ऐप्स हैं उसको भी आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो। सेकेंड चीज़ हो गया आयात निर्यात, कि ग्लोबलाइजेशन में जब आयात निर्यात होती है, चीज़ें देश से दूसरे देश में आती हैं जाती हैं, तो इससे क्या होता है, विकास जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है, या जो इकोनॉमी है उसको पुशअप मिलता है। नेक्स्ट है तकनीकों का आवागमन, कि यदि किसी एक देश में कोई न्यू टेक्निक आई है तो उसको अदर देश में अगर हम ले जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, मतलब वैश्वीकरण यही होता है ना कि एक देश से दूसरे देश में चीज़ें आए जाएं, तो उससे भी क्या होगा, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, नई नई मशीनें आएंगी, तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। नेक्स्ट है कौशल या आर्थिक का, जो आर्थिक कौशल होता है उसका आवागमन, कि यदि किसी देश में कोई नई स्किल डेवलप हुई है तो अगर वो किसी और देश में जाती है या हमारे देश में आती है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी वो योगदान देगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी अच्छा करती है। देखिए पेपर में ना क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन समझोगे तो आप सही पॉइंट्स लिखोगे, और सही पॉइंट्स ना लिखने के ही नंबर मिल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन चाहे आपके बार वो कैसी भी हो, लेकिन जो पॉइंट आप बनाओगे ना वो टू द पॉइंट होने चाहिए, जो क्वेश्चन की डिमांड हो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको मैप तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो चार चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ये चार चीज़ें तो आप जरूर रट के जाइएगा कि मैप में कहाँ पर ये लोकेटेड हैं, तो इनकी लोकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों का क्या स्वरूप रहा, फिर विपक्षी लोकतंत्र में क्या आवश्यकता है, इस व्यवस्था में प्रमुख लाभ भी लिखें। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो जब ऐसा होना तो सबसे पहले ना आप हेडिंग डाल के आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले इन्होंने पूछा कि आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों का स्वरूप, तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों का स्वरूप, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले स्वरूप देख लीजिए। तो क्या था स्वरूप की, अगर हम बात करें कि जब आज़ादी मिली हमारे देश और उसके बाद जो विपक्षी दल थे, विपक्षी दल का मतलब वो दल जो जीत नहीं पाए और विपक्ष में बैठ गए, उनका स्वरूप ऐसा रहा कि वो जीतने की इच्छा रखते थे। अब कोई विपक्ष में बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीतने की इच्छा तो रखेगा ही, तो आज़ादी के बाद जो भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों की जीतने की इच्छा रखता था और विपक्षी दल जो है वो जीतने की कामना भी रखता था। सेकेंडली क्या था कि वो विजित पक्ष के खिलाफ रहता था, कि जो विजित है या जो जीता हुआ दल है वो हमेशा उसके खिलाफ रहता था, कि भाई जो भी वो काम कर रहे हैं ना वो उसमें कोई ना कोई कमियां ढूंढने की कोशिश करता रहता है। जो ये अच्छी भी बात है कि जो पक्ष में नेता है अगर वो कुछ गलत करते हैं तो विपक्ष वाला नेता जो है वो उस पर ध्यान रखेंगे।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि विपक्ष की लोकतंत्र में क्यों आवश्यकता है। तो भाई बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में विपक्ष होना, ताकि क्या है कि पक्ष दल के कार्यों पर नज़र रख सके। सीधी सी बात जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो लोग पक्ष में हैं या जो जीते हुए दल हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसमें नज़र कौन रखेगा, जो विपक्ष में है। तभी तो वो फटाक से उनकी गलती को बता देंगे और फिर जनता के सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट, फिर नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए कि जो भी नीतियां पक्ष दल के नेता लोग बना रहे हैं वो नीतियां अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या कमियां हैं उसमें, आगे चल के वो खराब हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें भी कौन देखता है, विपक्षी दल देखता है। फिर पक्ष दल की मनमानी पर अंकुश भी लगाता है। यदि कोई पक्ष दल में जो नेता लोग हैं अगर वो मनमानी करने लगते हैं, हद से ज़्यादा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो उस पर भी अंकुश लगाने का काम विपक्षी दल करता है। साथ ही साथ जनता की समस्याएं भी सुनता है, क्योंकि जो एक बार जीत गया ना वो कहीं ना कहीं जनता से कट जाता है, बातें नहीं करता। लेकिन जो विपक्ष में है, जो जीता नहीं है, वो जनता की प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सुनता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो अगर इलेक्शन आए तो वो जनता के लिए काम कर सके और जनता उसको वोट दे सके। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। विपक्षी दल से क्वेश्चन जरूर आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व के प्रमुख कारण कौन से हैं। भारत में यह प्रभुत्व किस प्रकार अन्य देशों से अलग है। कि जो हमारा देश भारत है, कहने को तो यहाँ पर बहुत सारे दल हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आते हैं और जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है एक ही दल बार बार जीतता है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। ये आप रियल में भी देखते होंगे। तो रियल के जो कॉम्पोनेंट्स हैं ना उसको उठा के आपको एनसीईआरटी जरूर पूछेगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो डालकर आपको पूछेगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझ है आपकी। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि एक दलीय प्रभुत्व, एक अब ये रीज़न बताने कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि इतने सारे दल होने के बावजूद एक ही दल बार बार जीतता है। तो पहला जो रीज़न है वो तो ये है कि जनता का जागरूक ना होना, कि जनता वैसे ही जागरूक नहीं है, उसको ये लगता है कि जहाँ सब वोट दे रहे हैं वहाँ हम भी दे देंगे, तो अपने हिसाब से वो सोचती नहीं है। दूसरा, धर्म के नाम पर बहुत ही वोट यहाँ पर चलता है। ये तो आपको पता ही होगा कि धर्म की राजनीति चलती है। लोग क्या करते हैं, यदि उनको लगता है कि हमारे धर्म का कोई नेता खड़ा है तो वो बिना जाने कि वो ठीक है या नहीं वो उसको वोट दे देते हैं। थर्ड क्या है, झूठे वादों पर यकीन करना, कि नेता लोग जो झूठे वादे कर देते हैं तो हमारे देश की जनता काफ़ी जल्दी इंप्रेस हो जाती है और वोट दे देती है। पैसों के नाम पर भी वोट मिल जाते हैं, कई बार वोटों इसमें खरीद बिक्री जो है वो की जाती है। तो अन्य देशों में क्या होता है कि लोग शील होते हैं, जागरूक होते हैं, इसलिए वो हो सकता है एक ही दल को बार बार मौका दे कि वही दल अच्छा है। लेकिन हमारे इंडिया में एक ही दल बार बार चुनने के ये जो ऊपर मैंने रीजंस बताए हैं आपको, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही आपको बताना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार की अवधारणा क्या है। दैट्स मीन गठबंधन सरकार क्या होती है, और भारतीय लोकतंत्र में जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कितनी बार ये कब जो है गठबंधन की सरकारें आई हैं। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले बता दीजिए गठबंधन होता क्या है कि जब किसी भी दल को पर्याप्त वोटों की संख्या नहीं मिलती तो कई प्रकार से एक से ज़्यादा दल मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं, और इसे ही हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गठबंधन की सरकार पेपर में आ सकता है। अब इसकी अगर हम इंडिया में बात करें तो ये तो 1953 में आंध्र प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। फिर 1989 में वीपी सिंह के अध्यक्षता में जो गठबंधन की सरकार जो है बनाई गई थी, और 1996 में भी जब आम चुनाव हुए थे तो तब भी क्या है कि गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये फुल फॉर्म है इसकी, पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसका उद्भव किस तरीके से हुआ और इसके मुख्य एजेंडा यानी इनकी उद्देश्य क्या है, ये क्या वादे करते हैं, किन चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो बेटा आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो एनडीए है, जो हमारी भाजपा है ना, इसी को आप एनडीए से कनेक्ट करके चलेंगे। एनडीए की ही सरकार है भाजपा, जो कि अभी हमारे आप देखेंगे तो रूल कर रही है हमारे देश में। तो इसके एजेंडा आप भी कहीं ना कहीं समझते ही होंगे क्या एजेंडा है इसका। तो पहले उद्भव की बात कर लेते हैं कि इसका जो उद्भव है यानी भाजपा, वही भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, और इसके उद्भव को 1998 के आम चुनाव से जोड़ा जा सकता है।
ये राजनीतिक गठबंधन है। इसमें गठन के समय कितने सदस्य थे? 13। अभी तो खैर पूरी सरकार ही इन्हीं की है। तो इनके जो मुख्य एजेंडा है, काम क्या है? एक तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना। आप देख रहे हैं मोदी जी डिजिटलाइजेशन को कितना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। दूसरा, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है इनका। ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पे आना चाहिए। और फिर हमें यहाँ पे देखिए अच्छी बातें ही यहाँ पर बतानी है। अब जो थर्ड एजेंडा है वो देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करना, कि जो शिक्षा का स्तर है, स्टेज है, वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो उसको किस तरीके से ऊपर लाया जाए। तो ये कुछ एजेंडा जो है आप भारतीय जनता पार्टी की याद रखेंगे, क्योंकि ये पार्टी हमारे देश में रूल कर रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्क की एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में दक्षिण एशिया को सशक्त करने में क्या भूमिका है? मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि सार्क क्यों ज़रूरी है, या इसकी क्या विशेषता है, या इसके क्या काम है, सीधी सी बात। तो देखिए क्या क्या बता देंगे हम यहाँ पर। एक तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, क्योंकि सार्क कोई भी संगठन हो वो बनाया ही इसलिए जाता है कि विकास किया जा सके, सुधार किया जा सके, मिलके एक दूसरे की हेल्प की जा सके। नेक्स्ट है कि देश के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता बनाना, कि हर देश जो है वो एक दूसरे पर भी निर्भर हो, साथ ही साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन सके। नेक्स्ट है आपसी सहयोग, कि अगर किसी भी देश में प्रॉब्लम आ जाती है तो इस संगठन में जितने भी देश हैं वो सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे या सहयोग करेंगे। फिर समान उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना, इस संगठन में जितने भी देश होंगे वो मिलकर इनके उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो होंगे। समस्याओं का मूल्यांकन करना, जो भी समस्याएं हैं उसको देखना कि कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे सार्क के लिए। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न नंबर 18, कि सत्ता के विविध केंद्रों ने समकालीन विश्व में शक्ति संतुलन को किस प्रकार प्रभावित किया, उदाहरण भी दीजिए। तो कैसे भाई ये जो विविध केंद्र आपको मिलते हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये चैप्टर है आपका पॉलिटी का, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्या क्या करता है? भी पहला तो आर्थिक मदद कर सकता है, ये आर्थिक रूप से मदद करके शक्ति संतुलन हम बना सकते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब है कि कोई भी देश के पास इतनी पावर ना आ जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाए और कोई बहुत ज़्यादा वीक हो जाए। सेकंड क्या है? सुरक्षा, कि यदि हर देश अपने लिए सुरक्षा बनाए रखेगा तो कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन बना रहेगा। समान विदेश नीति, कि अन्य देशों की तरह अगर हम विदेश नीति अपनाएंगे तो भी संतुलन जो है वो बना रहेगा। आयात निर्यात करते रहेंगे, मतलब हमारे देश में भी सामान आए, हम भी दूसरे देश में भेजें, तो इससे बैलेंस जो है वो बना रहेगा। आवागमन का मतलब हो गया एक देश से दूसरे देश में आना जाना, वहाँ की टेक्निक, वहाँ की चीज़ें, इन्हें समझना, कोऑपरेट करना, आगे बढ़ना, इन सारी चीज़ें जो हैं इन सभी तरीक़ों से जो है बैलेंस जो है सत्ता का वो पूरे विश्व में बना रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आतंकवाद और खतरे के नए स्रोत के रूप में वर्णन कीजिए कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो नए तरीके का खतरा है, और भारत की आतंकवाद से निपटने के लिए क्या क्या रणनीति है, कि अगर आतंकवाद हमारे देश में आएगा तो इंडिया किस तरीके से इससे निपटेगा। तो सबसे पहले तो देख लो कि होता क्या है भाई आतंकवाद। किसी भी देश या असामाजिक लोग हमारे देश में आकर अमान्य रूप से आकार देंगे या फिर जो भी है, मतलब दंगे, फसाद, बम आदि विस्फोट करते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा आतंकवाद होता है। अब बात करें कि अगर इंडिया इससे कैसे निपटेगा, तो पहली चीज़ तो सैन्य क्षमता मजबूत करना। हमारे देश ने जो है सैन्य क्षमता को मजबूत किया हुआ है कि यदि कोई आतंकवादी यहाँ आता है या कोशिश करता है घूमने की, तो फिर जो हमारी सैन्य शक्ति है वो उसको रोकेगी। सेकेंडली आर्थिक मजबूती, हमारे पास पैसों से रिलेटेड हम मजबूत हैं कि अगर हमें युद्ध करना पड़ जाए या आतंकवाद से निपटना पड़े तो पैसों से लेकर हमें दिक्कत ना आए। फिर आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटान, कि हमारे देश के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो कि कोई बाहर से आतंकवादी आके कोई ऐसा काम कर दे कि देश विद्रोह बन जाए या देश के लोग ही उसके विद्रोही हो जाए। फोर्थ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना, जैसे यूएनओ वगैरह है, तो भारत उसका काफ़ी सम्मान करता है, तो आतंकवाद से वो वैसे ही काफ़ी दूर रहता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा में अंतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह आपका, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पारंपरिक अवधारणा देखें तो इसमें दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी सुरक्षा में अन्य देशों से सैन्य हमला और खतरा होता है, और आंतरिक में देश के अंदर ही अगर कोई युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, अलगाववादी आंदोलन हो जाए, तो इसकी सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण पर विश्वास रखेंगे। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक अवधारणा, तो ये सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा के अंदर मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा शामिल है।
तो सुरक्षा एक गैर पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत जो है ना, विश्व की सुरक्षा के समक्ष प्रमुख जो खतरे होते हैं उसको देखा जाता है। और इससे हम बचेंगे कैसे? सहयोग मूलक सुरक्षा अवधारणा गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो होता है उसकी रणनीतियाँ तैयार करती हैं। तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे और यहाँ पर आपका जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। और जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो अथवा के हों या फिर ऑप्शनल हों, हमने सारे कराए हैं। तो यहाँ पर इस सैम्पल पेपर में, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं विद आंसर, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले जो आपका होने वाला है 10 तारीख को, इसको ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। 20 को एग्ज़ाम है, मतलब 10 दिन अभी आपके पास है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शामिल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर इन्हें पढ़ के जाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम्स के लिए। आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जाएं, आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ ताकि अच्छे अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए।